कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैंने पिछला लेक्चर जो है वो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो हमारा है भारत में राष्ट्रवाद, उसी के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है असहयोग आंदोलन को कंप्लीट किया। हमने ये जाना असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई और असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक कदम और आगे बढ़ाएंगे भारत के राष्ट्रवाद के चैप्टर में। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। होता क्या है, थोड़ा एक बार पीछे से बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं कि होता क्या है कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो लोगों को ये लग रहा था कि इस आंदोलन से हमको अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस आंदोलन में कुछ दिक्कतें रही। किसानों द्वारा आंदोलन को हिंसक बना दिया गया। तो इन चीजों को जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी को ये चीजें बहुत गलत लगी और उन्होंने इस आंदोलन को वापस करने का निर्णय लिया। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया भी था कि आंदोलन क्यों वापस लिया गया। तो बाबा रामचंद्र के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के बाद हमने क्या देखा था कि जो किसान थे वो हिंसक हो गए थे। उन्होंने जमींदारों और जो तालुकदार थे उनके घरों, मकानों और उनके बागानों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बागानों में बहुत भीषण मारपीट की गई हमारे मजदूरों के साथ। तो ये चीजें जब गांधी जी को पता चली तो उन्होंने इन सब चीजों को देख के जो है आंदोलन को वापस ले लिया। अच्छा, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप सिंपल एक ही बात बताएंगे कि भाई असहयोग आंदोलन की वापसी के मुख्य कारण क्या थे? आंदोलन का हिंसक होना। ठीक है, आंदोलन हिंसक हो गया था किसकी वजह से? किसानों की वजह से। कब किसान शामिल हुए थे? बाबा रामचंद्र से जब कौन मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसके बाद जब किसान इस आंदोलन में एंटर करते हैं तो वो हिंसक हो गए थे। तो एक तो कारण ये था। दूसरा था जो सत्याग्रही थे उनका प्रशिक्षित ना होना। अप्रशिक्षित थे वो, उनको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो गांधी, एक तो आंदोलन का हिंसक होना और दूसरा सत्याग्रहियों का अप्रशिक्षित होना असहयोग आंदोलन की वापसी का मेन कारण रहा था। तो जब गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया तो उसके बाद उनका ये मानना था कि अब ना हम क्या करेंगे, हम अपने जो सत्याग्रही हैं, हमारे जो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, अब हम इनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन की वापसी कब होती है? तो ये बात याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस किया जाता है। अब जब असहयोग आंदोलन वापस किया जाता है तो आपको एक पार्टी याद होगी, जस्टिस पार्टी। याद है ना? मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में एक पार्टी बनी थी, जस्टिस पार्टी, जो कि गैर ब्राह्मण पार्टी थी। वो गैर ब्राह्मण पार्टी क्या कर रही थी? वो प्रांतीय चुनाव में भाग ले रही थी और यही मत था कांग्रेस के लीडर्स का भी। लेकिन गांधी जी की वजह से उन्होंने अपनी बात पे सहमति नहीं जता पाए। फिर होता क्या है, जब असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है तो अब जो कांग्रेस के लीडर्स थे ना, वो ये सोचने लगे कि अब चलो आंदोलन तो वापस हो ही गया, क्यों ना आप प्रांतीय विधान परिषद के जो चुनाव हों उनमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। तो कांग्रेस तो पहले ही दूरी बना चुकी थी, कांग्रेस ने बाइकआउट पहले ही कर दिया था। तो इसी कांग्रेस से दो लीडर निकलते हैं और उन दोनों लीडरों का नाम होता है, एक थे कौन? चित्तरंजन दास, और दूसरे कौन थे आपके? पंडित मोतीलाल नेहरू। दो लोग, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, दो लोग निकलते हैं कांग्रेस से और ये अपनी एक क्या बनाते हैं, एक दल कह लो या एक पार्टी कह लो, ये अपनी एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का क्या नाम रखा जाता है? स्वराज पार्टी। तो यहाँ से ये कई बार पूछा गया है आपसे, कई बार कई कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो आप याद रखेंगे कि एक पार्टी बनी थी किससे निकलकर? कांग्रेस से। और वो स्पेशली किस पे पार्टिसिपेट करने के लिए? जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत जो प्रांतीय विधान परिषदें बनाई थी, तो उनके चुनाव में पार्टिसिपेट या भाग लेने के लिए क्या बनाई गई थी? एक पार्टी बनाई गई थी। कौन सी? स्वराज पार्टी। बनाने वाले दो लोग थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। ये दोनों लोग इस पार्टी के क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य का मतलब इन्होंने ही इस पार्टी की नींव रखी थी। इन दोनों लोगों ने इस पार्टी की नींव रखी। और इस पार्टी का मेन एजेंडा क्या था? भाई करना क्या चाहते थे ये लोग? हमको ये भी तो पता होना चाहिए। भाई जो आपकी ये जो स्वराज पार्टी है ना, इसका मेन एजेंडा ये था कि जो 1919 में आए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था ना, उसके तहत बनने वाले प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना। उस चुनाव को लड़ने के लिए ही एक पार्टी बनाएगी। कौन सी? स्वराज पार्टी। ये बात हमने जान ली और बड़े ही आसान से शब्दों में, कि कल को कोई आपसे पूछे कि जस्टिस पार्टी कहाँ थी, तो जस्टिस पार्टी मद्रास में थी। स्वराज पार्टी नॉर्थ इंडिया में थी। किसने बनाई थी? पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम इनका था कि प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट करना। अब इन्होंने ऐसा सोचा क्यों? भाई इनकी मानसिकता क्या थी? ये सोच क्या रहे थे? ये किस हिसाब से चुनाव लड़ना चाह रहे थे? इनका ये मानना था कि भाई भारत में आप आंदोलन करके अपनी बातों को नहीं मनवा सकते।
अगर आपको अंग्रेजों से अपनी बातों को मनवाना है या उनकी नीतियों का विरोध करना है ना, तो आपको उनके समक्ष बैठना होगा। और ये समक्ष बैठने का मौका कौन देगा आपको? प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव। प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव हम जीतेंगे और हम जाएंगे कहाँ पे? विधान परिषद में। वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स के बैठेंगे और तब हम उनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी उनका विरोध करेंगे। ऐसा इनका मानना था, इनका लक्ष्य यही था कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद अंग्रेजों के साथ बैठेंगे और जब वो कोई भी भारत के लिए कोई भी बिल लेके आएंगे तो हम उसका वहां पे विरोध करेंगे, और इस तरीके से जब वो परेशान हो जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये कुछ स्टोरी देखी, बैक द स्टोरी थी किसके? असहयोग आंदोलन के बाद। अब असहयोग आंदोलन के बाद ना 1919 के बाद जो है भारत में जलियांवाला कांड भी हुआ था, हमने वो भी पढ़ा कि 13 अप्रैल ऑफ 1999 को अमृतसर में एक पार्क में जो है दुर्दांत लोगों की हत्या की गई। हत्या ही बोलेंगे उसको हम, जो है किसी और नाम से संज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोगों को, बहुत से क्या लगभग सभी निर्दोष लोगों को मारा गया था जनरल डायर के ऑर्डर के बाद। तो ये कुछ बैक द स्टोरी थी। अब बात करेंगे साइमन कमीशन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी है, इसको याद रखेंगे। देखो, एक साइमन कमीशन है और एक रॉलेट एक्ट, बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई में। कई बार इनसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक एक नंबर के जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें तो कई बार देखने को मिलेगा। डिटेल में देखेंगे बिल्कुल आसानी से, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो साइमन कमीशन एक्चुअल में था क्या? सब साइमन कमीशन ना एक क्या थी? एक कमेटी थी। एक कमेटी थी जो भारत में आने के लिए बनाई गई थी। भारत में इसको लाने का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम क्या था कि भाई ये बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। अब ये अंग्रेजों ने बनाई थी तो साहब ये बनाई कहाँ होगी? ये कमेटी का गठन जो है, इस कमेटी का गठन कहाँ पे हुआ था? आपका लंदन में। ये बात आप याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे कि इस कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? लंदन में। अच्छा, इस कमेटी को लंदन में बनाने के बाद भाई भारत में भेजना क्यों चाहते थे अंग्रेज? अंग्रेज इसलिए भेजना चाह रहे थे कि अंग्रेज जो ना एक अपना कह सकते हो असेसमेंट कराना चाहते थे, कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना एक असेसमेंट कराना चाह रहे थे। और उनके असेसमेंट का ये था कि भाई हमने अभी तक जो जो एक्ट बनाए हैं ना इंडिया के लिए, जो भी कोई कानून बनाए हैं, हम ये चेक करेंगे क्या इंडिया में वो सही से इम्प्लीमेंट हुए, और अगर इम्प्लीमेंट सही से हुए तो उनका रिजल्ट क्या रहा, मतलब उनसे हमको बेनिफिट क्या हुआ, तो या उसके नुकसान क्या रहे। भाई असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आपका जो एग्जाम होता है ना, वो क्या चेक करने के लिए होता है कि आपने 10th में एक्चुअल में पढ़ाई की है या बस ऐसे ही टप्पेबाजी की है, मतलब इधर उधर घूमे हो, बस ऐसे ही चल रहा है जीवन है। तो यही चीज चेक कराने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं? एक कमेटी का गठन करते हैं, और उस कमेटी को क्या नाम दिया गया? साइमन कमीशन। किसकी अध्यक्षता में आई थी ये कमेटी? सर साइमन की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सुधारों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और जिसको हम क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन। ठीक है। 1919 के बाद जो भारत में सुधार किए गए, इन सुधारों की जांच करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया उसको क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन कहा जाता है। अब साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, मेन पॉइंट है ये। मेन पॉइंट इसलिए क्योंकि इससे कई बार एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन में। भाई बनी कहाँ थी ये? लंदन में इसको बनाई गई थी, इस कमेटी को बनाया गया था। और ये कमेटी भारत में कब आती है? 1928 में। इस बात को याद रखें, बनी थी 1927 में, भारत में कब आती है? 1928 में। और भारत में भी कहाँ आती है? ये मुंबई में आती है। कहाँ पे? सॉरी, मुंबई नहीं, मुंबई और बम्बई में अंतर है, याद रखना ये। तो बम्बई में आती है। कहाँ पे आती है? बम्बई में। तो जब ये बम्बई में कमेटी आती है ना, तो इसका विरोध किया गया था। इसको भारत में आने के बाद इसके जो है खिलाफ में, अगेंस्ट में बहुत सारे प्रदर्शन हुए, तो इसका विरोध किया गया था। अच्छा, विरोध हुआ होगा तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तो कुछ ना कुछ दोष रहे होंगे। भाई किसी चीज को अगर हम निग्लेक्ट करते हैं, मना करते हैं, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि उसमें साहब कोई ना कोई समस्या होगी। समस्याएं क्या थी? समस्याएं ये थी, सबसे बड़ी समस्या कि भाई भारत में अगर आपको असेसमेंट करना है किसी भी एक्ट को लेकर, अगर भारतीयों के बारे में अगर आपको जानना है, तो उसमें पहले किसी एक भारतीय का होना अनिवार्य होना चाहिए। भाई ये तो वही बात हो गई ना कि पेपर भी हम ही सेट करेंगे, एग्जाम भी हम ही देंगे, और बाद में रिजल्ट भी हम ही डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करोगे तो हर चीज आपके फेवर में होगी। तो यही था कि भाई कमेटी जो थी ना, वो भारत आई, तो भारत में उसमें कोई भी कौन नहीं था? भारतीय सदस्य नहीं था। टोटल मेंबर्स कितने थे इसमें? 7 थे, लेकिन 7 में से कोई भी क्या नहीं था? भारतीय नहीं था। तो भारतीय ना होने की वजह से ही इसका भारत में क्या था? विरोध हुआ था।
तो मेन दोष, इसका मेन कमी इसमें क्या थी कि साहब भारतीयों के यहाँ पर जांच करने के लिए, भारत में कानूनों की जांच करने के लिए जो सब कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन, उसमें कोई भी कौन नहीं था, भारतीय नहीं था। अब भारतीय ना होने के कारण ही इसका क्या किया, भारत में भारी विरोध हुआ। भारत में भारी विरोध का मेन कारण क्या था कि साहब इस कमेटी में किसी भी भारतीय का ना होना। अगर कोई भारतीय इस कमेटी में होता तो शायद इसका भारत में विरोध नहीं होता। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है, 3 फरवरी 1928 को, और कहाँ पे होता है, बंबई में। ये बात याद रखेंगे कि आपसे कोई पूछे साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि शायद साइमन कमीशन का गठन 1927 में लंदन में हुआ था। और भारत में ये कब आती है, 3 फरवरी 1928 को आती है। और कहाँ पे आती है ये कमेटी, बंबई में। बंबई में जब ये आती है ना, तो जहां बंबई में जब ये आती है ना, तो बंबई में इसके विरोध में क्या किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं। और बड़ा ही फेमस नारा चला था, साइमन कमीशन गो बैक। तो आपको पूछे कि साइमन कमीशन गो बैक का नारा कहाँ लगा था, तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा बंबई में लगा था। कब लगा था, 3 फरवरी 1928 को। क्यों, क्योंकि भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब जब साइमन कमीशन का विरोध में ये जो नारे लगाए गए, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि साहब साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था वो कैसा रहा, सफल रहा। ये बात आप अपने दिमाग में उतार लेंगे कि आपसे कोई पूछे साइमन कमीशन का विरोध सफल रहा था या नहीं रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, सब सफल रहा था। सफल क्यों रहा, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में ना पूरे देश में, पूरे देश के अंदर जो है जगह जगह पे नारेबाजी हो रही थी। नारेबाजी में वही साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था। और भारत के जो बड़े बड़े शहर थे, उन सभी शहरों में जो है इनका जमकर विरोध हुआ। उस समय भारत, मतलब कह सकते हो आप हिंदुस्तान में, बंबई हो गया, मद्रास, कराची, पटना, लाहौर, इन सभी जगहों पर भयंकर विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। इसी विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के अंदर क्या होता है, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के अंदर साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था, तो उसी विरोध में हमारे एक लीडर थे जिनका नाम है पंजाब केसरी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी। और इनका जो रियल नेम था वो क्या था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से। 30 अक्टूबर 1928 को ये लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो उस कमीशन के उस विरोध में ये शामिल थे। जब उस विरोध में ये शामिल थे, तो अंग्रेजों द्वारा उन पर क्या बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई। और लाठियों में ही जब इन पे लाठियां चलाई गई, तो लाठियों में से ही एक लाठी इनके सर पे लग गई, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद ना साइमन कमीशन एक बार तो तब आया, उसके बाद दूसरी बार भी आया। तो टोटल साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया, टोटल साइमन कमीशन भारत में 2 बार आता है। और मई 1930 को अपनी रिपोर्ट जाकर वापस सौंपता है। कहाँ पे, लंदन में। बना कहाँ था, लंदन में। और ये अपनी रिपोर्ट भी कहाँ प्रस्तुत करता है, जाके लंदन में। लंदन में जब ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसके बाद कितने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, 3। कब कब, 1930, 31 और 32 में। 30, 31 और 32 में जो है 3 गोलमेज सम्मेलन कराए जाते हैं लंदन में। इन गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी समय क्या करता है, भारत का जो वायसराय होता है ना, कौन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत को क्या घोषित कर देते हैं, डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किसने दिया था, लॉर्ड इरविन ने। और कब दिया था, साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी उसके बाद। इसी समय क्या होता है, भारत में एक यूथ लीडर थे। भारत में कौन थे, एक यूथ लीडर। उस समय 1929 में यूथ लीडर के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था। तो इसी समय दिसंबर 1929 में क्या होता है कि जो आपके यूथ लीडर थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने 300 साथियों के साथ मिलते हैं और रावी नदी के किनारे जो है, सॉरी करेक्ट करूंगा मैं थोड़ा, इसी समय 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है, लाहौर में ये अधिवेशन होता है। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 44वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज क्या होता है कि पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि भाई होम रूल लीग, फुली होम रूल लीग, कि मतलब यहाँ का संविधान भी हम ही बनाएंगे, यहाँ पे कानून भी हम ही बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले भी हम ही होंगे। इन सब चीज़ों को लेकर, जब इन सब चीज़ों को हम ज्वाइंट रूप से बोलते हैं तो हम उसको हिंदी में बोल देते हैं पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 44वें अधिवेशन लाहौर में 1929 में पारित किया गया। और 31 दिसंबर 1929 को कि इस अधिवेशन में जब इन्होंने अपना क्या दे दिया, एक प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद ना 31 दिसंबर 1929 को ये इस अधिवेशन के बाद यहाँ से चले और अपने 300 साथियों के साथ जाकर रावी नदी के किनारे ना इन्होंने क्या फहरा दिया, एक जगह पे जाके झंडा तिरंगा फहरा दिया।
44वें अधिवेशन के बाद रावी नदी के किनारे इन्होंने जाके एक जगह पे तिरंगा झंडा फहरा दिया और इन्होंने वहीं से उसकी किसकी घोषणा कर दी, स्वराज दिवस की। स्वराज की मांग की थी, तो इस वजह से 26 जनवरी 1930 को पहली बार किसको मनाया गया, स्वराज दिवस को मनाया गया। ये बात याद रखेंगे। 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने रावी नदी के किनारे अपने 300 साथियों के साथ तिरंगा झंडा फहराया और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। तब से इस दिन रखने के लिए कि भाई इस दिन इंपॉर्टेंस को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो वो इसी स्वराज दिवस की याद में मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने स्वराज की मांग कब की गई थी, 26 जनवरी को हमने पहली बार स्वराज दिवस मनाया था। तो इसी स्वराज दिवस की इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया था। उसका एक कारण था, संविधान तो पहले ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी इसीलिए चुना गया था क्योंकि पहली बार हम लोगों ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो इस तरीके से हमने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना, साइमन कमीशन के बारे में जाना और हमने स्वराज दिवस तक की कहानी को हमने इस वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आ जाएं। इनके नोट्स जो हैं आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करिएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये, इससे ज़्यादा इजी तरीके से आपको नहीं समझाया जा सकता है। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।